Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. No problem. Okay, so today we have to start how important was the empire. And historians began reconstructing early Indian history in the 19th century. The emergence of the Mauryan Empire was regarded as a major landmark. जब 19th सेंचुरी के अंदर हिस्टोरियंस ने कोशिश करी कि दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करें, दोबारा से बनाने की कोशिश करी, उन्होंने इस चीज को समझने की कोशिश करी, तो मौर्यन एम्पायर जो है उसको एक मेजर लैंडमार्क की तरह देखा जाने लगा। इंडिया जो है उस समय कॉलोनियल रूल के अंडर था, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। इंडिया वाज देन अंडर कॉलोनियल रूल एंड वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। 19th and early 20th century, Indian historians found the possibility that there was an empire in early India, both challenging and exciting. 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर इंडियन हिस्टोरियंस जो थे उनके सामने ये चीज समझ में आ गई थी उनको कि ये जो एम्पायर है ये इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत ही चैलेंजिंग है और साथ साथ एक्साइटिंग भी है। Also, some of the archaeological finds associated with the Mauryas, including stone sculpture, were considered to be the examples of the spectacular art of typical of empires. अब उस समय में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको जो भी चीजें मिल रही थी जो जुड़ी हुई थी मौर्य से, उनके अंदर इंक्लूडेड था स्टोन स्कल्पचर्स थे, ठीक है, जो माने जा रहे थे कि ये सबसे बेहद अद्भुत नमूना है आर्ट का जो उस एम्पायर से रिलेटेड है। Many of these historians found the message on Ashokan inscriptions very different from that of most of the other rulers, suggesting that Ashoka was more powerful and industrious, as also more humble than the later rulers who adopted grandiose titles. अब क्या था, जो अधिकतर हिस्टोरियंस थे जिनको मैसेज मिल रहे थे ये अशोका के द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस बनवाए हुए थे उन पर, उनको दिख रहा था कि ये बाकी रूलर्स के कंपैरेटिवली बहुत ही डिफरेंट है। और अशोका और ये इंस्क्रिप्शंस पढ़ने के बाद में लोगों को समझ आ रहा था कि अशोका जो है वो बहुत ही पावरफुल और इंडस्ट्रियस राजा रहा है उस समय का और हम्बल रहा है, जो कि बाद के रूलर्स नहीं रहे जिन्होंने सिर्फ एक नाम के लिए टाइटल्स जो है वो अडॉप्ट कर रखे थे अच्छे भारी भारी, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं थे जितना कि ये अशोका था। तो ये सरप्राइजिंग चीज नहीं थी कि नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे उस समय के 20th सेंचुरी के कि वो इसको एक इंस्पायरिंग फिगर की तरह देखें। So it is not surprising that the nationalist leaders in the 20th century regarded him as an inspiring figure. If you have any problem regarding this paragraph, you can ask me. Any doubt? No, ma'am. No problem. Okay. Yet how important was the Mauryan Empire? फिर भी जो है Mauryan Empire कितना important था? It lasted for about 150 years, which is not a very long time in the past span of the history of the subcontinent. ये जो Mauryan Empire था ये करीब 150 साल तक इन्होंने राज किया, पर अगर वैसे देखा जाए हिस्ट्री के हिसाब से तो वो इतना ज्यादा लंबा समय नहीं है। Besides, if you look at map 2, you will notice that the empire did not encompass the entire subcontinent. अगर आप मैप 2 खोलेंगे और उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एम्पायर जो है पूरी तरह से जो सब कॉन्टिनेंट है उसको पूरी तरह से कवर अप नहीं किया था, यानी कि इनका जो एम्पायर है वो ज्यादा पूरे तरीके से नहीं फैला हुआ था। एंड इवन विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर कंट्रोल वाज नॉट यूनिफॉर्म, और अगर आप देखें तो जो उसके फ्रंटियर्स थे एम्पायर के वो भी पूरी तरह से यूनिफॉर्म तरीके से कंट्रोल में नहीं थे। इन्होंने यूनिफॉर्म तरीके से चीजों पर अपना हक नहीं रखा था, एक्सपेंड नहीं कर रखा था अपना एम्पायर। By the 2nd century BCE, new chiefdoms and kingdoms emerged in several parts of the subcontinent. 2nd century के आते आते नए chiefdoms और kingdoms जो है वो emerge हो रहे थे अलग अलग हिस्सों में subcontinent के। फिर आता है new notions of the kingship. Chiefs 4.1 Chiefs and the kings in the south. The new kingdoms and that emerged in the Deccan and the further south, including the chiefdoms of Cholas, Cheras, and Pandyas in Tamilakam, the name of the ancient Tamil country, which included parts of present-day Andhra Pradesh and Kerala, in addition to Tamil Nadu, proved to be stable and prosperous. जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि नए जो chiefdoms और kingdoms जो है वो emerge out हो रहे थे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है कि नए चीफ और किंग्स जो है वो इमर्ज आउट हो रहे थे साउथ के अंदर, डेक्कन के अंदर, डेक्कन प्लेटियो जो है वहां पर, और साउथ के अंदर। और इसके अंदर आ रहे थे चोलास, चेरास और पांड्यास,
जो कि तमलाकम, जो ये शब्द लिया गया है ये बेसिकली एंशियंट तमिल कंट्री जो है उसके लिए बोला गया है, जिसमें आज के प्रेजेंट डे के आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु के हिस्से हैं, जो उस समय में प्रूव कर रहे थे अपने आप को कि वो काफी स्टेबल है और काफी प्रॉस्परस है। We know about these states from a variety of sources. For instance, the early Tamil Sangam text contain poems describing chiefs and the ways in which they acquired and distributed resources. हमें इन सारी ही states के बारे में अलग-अलग sources से पता पड़ा है, और एग्जाम्पल के तौर पे जो तमिल संगम टेक्स्ट जो है, जो आपने चैप्टर 3 के अंदर देखे होंगे, उसके अंदर कुछ पोम्स जो है वो देखी गई हैं, जो बता रही हैं कि उस समय के चीफ्स कैसे थे और उनके क्या तरीके थे, किस तरीके से वो रिसोर्सेज को ढूंढते थे और किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो उनके बारे में सारी पोम्स वगैरह लिखी हुई है। अगर आपको इन पैराग्राफ्स में कुछ दिक्कत आई है तब आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. Okay, moving on. Many chiefs and kings, including the Satavahanas, who ruled over parts of western and central India, 2nd century BC, 2nd century, and the Shakas, a people of Central Asian origin who established kingdoms in northwestern and western parts of subcontinent, derived revenues from long distance trade. कई सारे चीफ और किंग्स जो हैं, इंक्लूडिंग सतवाना, वो जो है उन्होंने काफी हिस्सों में रूल किया है, वेस्टर्न इंडिया हो, सेंट्रल इंडिया हो, 2nd सेंचुरी से BC से 2nd सेंचुरी CE तक। फिर हैं शाकास, उन वो जो थे ये भी सेंट्रल एशियन ओरिजिन का व्यक्ति था, इसने स्टैब्लिश किया था अपना किंगडम नॉर्थ वेस्टर्न में और वेस्टर्न पार्ट्स में सब कॉन्टिनेंट के, और फिर ये रेवेन्यू वहां से निकाला करता था, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड किया करता था, या क्योंकि इसने नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में अपना किंगडम स्टैब्लिश कर रखा था, तो जो भी इतना वास्ट एरिया था वहां पे जो भी ट्रेड हुआ करता था उसमें से अपना रेवेन्यू निकालता था शाकास, ठीक है। Their social origins were often obscure, but as we will see in the case of the Satavahanas, once they acquired power, they attempted to claim social status in a variety of ways. इनका social origin कि ये कहाँ से आए हैं वो पूरी तरह से clear नहीं है, वो obscure है, लेकिन जैसा कि हम सतवाहनास के बारे में पढ़ेंगे देखेंगे, आपको पता पड़ेगा कि इन्होंने कैसे पावर जो है वो ले ली थी और कैसे फिर ये अपने आप social status जो है claim करने लगे थे अलग अलग तरीकों से। क्लियर है इस पैराग्राफ में से कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. फिर है 4.2 डिवाइन किंग्स। One means of claiming high status was to identify with a variety of deities. This strategy is best exemplified by the Kushanas, 1st century BCE to 1st century CE, who ruled over a vast kingdom extending from Central Asia to Northwest India. अब एक और तरीका जो है कि भाई हम कितने हाई स्टेटस वाले राजा हैं वो बताने का, कि वो आप अलग अलग डाइटीज जो है, अलग अलग भगवान जो है उनसे जोड़ करके अपने आप को देखें, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या होती थी, जो कुशानास थे उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपना रखी थी कि वो एक तो बहुत बड़े किंगडम पर रूल करते थे, सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक। यहाँ की जो हिस्ट्री थी वो रिकंस्ट्रक्ट की गई थी इंस्क्रिप्शंस के और टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के द्वारा, तो उसमें ये पता पड़ा है कि ये कैसे अपने आप अपनी इनकी इच्छा होती थी कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करें कि भाई हम जो है सबसे ज्यादा हाई स्टेटस वाले राजा हैं, और हम जो है अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं और उनसे जोड़ करके देखते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है बड़े बड़े टेम्पल्स वगैरह बनवाना, वो चीज पहले के राजा लोगों के अंदर बहुत ही कॉमन होती थी। तो यहाँ पे जो एविडेंस मिले हैं इंस्क्रिप्शंस और टेक्सचुअल जो ट्रेडिशंस को बता रहे हैं, जिससे ये हिस्टोरियंस ने कोशिश करी है इस चीज को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने की, तो उसके अंदर ये भी है कि ये कैसे प्रोजेक्ट करते थे अपने आप को, और उसके एविडेंस ऐसे मिले हैं कि ये अपने हिसाब से कॉइन्स और स्कल्पचर्स जो है वो निकाला करते थे। कॉइन्स जो है वो अलग से अपनी करेंसी जो है वो निकाला करते थे, साथ ही साथ स्कल्पचर जो है वो भी बनवाया करते थे। Their history has been reconstructed from inscriptions and textual traditions. The notions of kingship they wish to project are perhaps best evidenced in their coins and sculptures. सबसे ज्यादा अच्छा सबूत जो है उनके coins और sculptures में दिखाया गया है कि ये कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करते थे कि ये बहुत ही बेहतरीन राजा हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. एक मिनट स्टूडेंट्स।
Colossal statues of Kushana rulers have been found installed in a shrine at near Mathura, Uttar Pradesh. Similar statues have been found in a shrine in Afghanistan as well. Colossal statues जो हैं वो देखे गए हैं कुशाना रूलर्स के, जो मथुरा के अंदर देखे गए उत्तर प्रदेश में, उसी तरह के statues जो हैं अफगानिस्तान के अंदर भी देखे गए हैं. Some historians feels this indicates that Kushanas consider themselves godlike. अब कुछ historians का मानना ये है, उनको ये लगता है कि ये इस तरह के statues बनवाना इस चीज को दर्शाता है कि किस तरीके से ये कुशाना राजा जो है अपने आप को भगवान की तरह ही मानते थे. वो अपने आप को इस तरह से कंसिडर करते थे कि हम भी भगवान जैसे ही हैं. Many Kushana rulers also adopted the title Devputra or son of God, possibly inspired by Chinese rulers who called themselves son of heaven. अब कई सारे कुशाना रूलर्स जो हैं वो अपने आप को देवपुत्र भी कहलाना पसंद करते थे, जैसे कि सन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे. ठीक है, वो इंस्पायर्ड थे चाइनीज रूलर से जो अपने आप को सन ऑफ हेवन बोला करते थे. क्लियर है इस पैराग्राफ में? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay. By the 4th century, there is evidence of larger states, including the Gupta Empire. Many of these depended on Samantas, men who maintained themselves there through local resources, including control over land. 4th century जो थी उससे 6th century तक आते आते काफी चेंजेस आए हैं. 4th century में काफी सारे एविडेंस मिले हैं कि हाँ, वहाँ पे बड़ी बड़ी स्टेट्स थी, जैसे कि गुप्ता एम्पायर के अंदर आपको पता पड़ेगी बड़ी बड़ी स्टेट्स थी. कई सारी जो स्टेट्स हुआ करती थी डिपेंड करती थी समंतास पे, यानी कि वो मैन जो मेंटेन करते थे अपने लोकल रिसोर्सेज को और कंट्रोल करते थे अपनी जमीन पे. They offered homage and provided military support to the rulers. अब ये जो मैन थे समंतास, ठीक है, ये मेंटेन तो करते थे अपने लोकल रिसोर्सेज, साथ साथ कंट्रोल भी करते थे लैंड को, जमीन को. साथ साथ ये शरण जो है एक तरीके से वो होमेज जो है वो प्रेजेंट कराते थे, मिलिट्री सपोर्ट दिया करते थे रूलर्स को. पावरफुल समंतास could become kings, और पावरफुल समंतास जो होते थे वो बाद में जाके राजा बन जाते थे. Conversely, weak rulers might find themselves being reduced to positions of subordination. और जो वीक रूलर्स होते थे, अब ये राजा बन गए तो वीक रूलर्स जो है उनकी पोजीशन थोड़ी कम हो जाती थी और सबऑर्डिनेट वाली कंडीशन में वो आ जाते थे. इनकी सबऑर्डिनेशन में आ जाते थे कि वो मेन तो समंता जो है वो राजा बन गया है और जो वीक रूलर है वो क्या हो गया है, सबऑर्डिनेट बन के रह गया है. क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. आज हम इतना ही करेंगे. We'll continue this chapter in our next class, which will be on Monday. Till then, please conjure up your problems related to this chapter. We will discuss all of your problems and then we'll continue studying. Okay. Have a nice day ahead. God bless you all.